नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेशन का इंतजार कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं 8 नवंबर 2025 की उन सभी करंट अफेयर्स की जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर एग्ज़ाम जहां पर करंट अफेयर यानी कि हर एक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में करंट अफेयर का अपने आप में महत्व है। तो उस दृष्टि से यह क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना समय जाए किए देखते हैं हम कि आज का जो हमारा यह सेशन है इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रहा है? 2 मिनट रुकिएगा साथियों। हाँ चलिए, तो देखिए ये आज की महत्वपूर्ण खबरें ये रही हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। पारादीप दीप जो फॉस्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं। इनका संबंध क्रिकेटर से है, याद रखना। इससे जो अभी गंभीर जी हैं उनसे पहले ये भारतीय क्रिकेट के ये भी रह चुके कोच भी, याद रखना। भारतीय मूल के हाशमी वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए हैं। तो भारतीय मूल यानी कि भारतीय, उनके पेरेंट्स यहाँ के रहे हैं। वे हाशमी नामक जो वर्जीनिया है वहाँ पर के मूल के हाशमी जो वर्जीनिया है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए चुन लिए गए हैं, चुनाव जीते हैं अभी। छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात हो गया है। भारत ने लाइट टच निरीक्षण के साथ एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं पूरे। पीएम मोदी इस साल भर चलने वाले समारोह की करेंगे शुरुआत, यानी कि इसकी कल 7 नवंबर को पूरे 150 वर्ष हुए थे। इसी के लिए कल सुबह 10 बजे इसके ऊपर प्रोग्राम भी हुआ है। इंडिया QA ओपन एआई का पहला संस्करण बेंचमार्क भारतीय भाषाओं के साथ शुरू हुआ। यह बहुत बड़ी बात है। यानी कि जैसे चैट जीपीटी वगैरह जो हैं जितने ओपन एआई का, वह भारतीय भाषाओं में अपना बेंचमार्क उसने दिखा दिया है। मतलब भारतीय भाषाओं का महत्व बन रहा है। 7 नवंबर को निसार उपग्रह के परिचालन शुरू करने की घोषणा की जाएगी। इसके बाद में भारतीय वायुसेना दिवस 2025 जो कि मनाया जाने वाला इंपॉर्टेंस है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पारादीप फास्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इसके बारे में। यह 5 नवंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दिनांक याद रखना 5 नवंबर से। यह कंपनी भारत की अग्रणी फॉस्फेट, NPK और जैविक उर्वरक निर्माता कंपनियों में से एक है। इस सहयोग का उद्देश्य पूरे भारत में सतत कृषि, सस्टेनेबल फार्मिंग, संतुलित उर्वरक और किसान शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि हमारे यहाँ पर जो किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं वो सब किसान बन रहे, ऐसी बात चलती है। ऐसा नहीं है, पढ़ लिख कर भी किसान बनाया जा सकता है, वह भी अवधारणा विकसित की जा सके। यह साझेदारी इस बढ़ते रुझान को दर्शाती है जिससे विश्वसनीय सार्वजनिक हस्तियों को कृषि जागरूकता के लिए जोड़ा जा रहा है, विशेषकर नई कृषि तकनीकों और उर्वरकों के प्रचार हेतु। PPL किसानों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाना चाहती हैं तथा सतत कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही हैं। राहुल द्रविड़ की ईमानदार, अनुशासित और विश्वसनीय छवि कंपनी के संदेश को किसानों तक प्रभावशाली रूप से पहुंचाने में मदद करेगी। इस बात की ओर अग्रसर रहेंगे। आगे है आपका सरकारी लक्ष्यों से सामंजस्य। यह पहल भारत सरकार की कृषि नीतियों के अनुरूप है, जिनके प्रमुख उद्देश्य सतत एवं
संतुलित कृषि को बढ़ावा देना। इसके बाद में आगे हैं मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना, रासायनिक उर्वरकों विशेषकर यूरिया के अत्यधिक प्रयोग को कम करना, पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। यह पहल जो है निम्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, पीएम प्रणाम जो है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट जो न्यूट्रिशन है उसको हमें बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर के लिए उनको मैनेजमेंट करना है हमें, इसलिए पीएम प्रणाम योजना चलाई गई है ताकि भारत में कृषकों के लिए ऐसे और अल्टरनेट मॉडल विकसित की जाए, ऐसे अल्टरनेट न्यूट्रिशन लाए जाए ताकि जो किसान हैं उनकी आय भी बढ़ सके और वे अच्छे से कृषि कर सके और उनकी मांग मार्केट में भी रहे ताकि उनको अच्छा भाव मिल सके। राहुल द्रविड़ के साथ शुरू किए गए 2 राष्ट्रीय अभियान कौन कौन से हैं? एक तो है खेती का गेम चेंजर जिसका मुख्य फोकस है जय किसान, नवरत्न जो नानो शक्ति, नानो डीएपी जो है जिसे नई पीढ़ी का नैनो उर्वरक माना जा रहा है उसको बढ़ावा देना। उसके बाद में संदेश देना है कि जैसे सही रणनीति क्रिकेट का खेल बदल सकती है, ठीक वैसे ही सही उर्वरक रणनीति से खेती के नतीजों को बदला जा सकता है, बदल सकती हैं। किसानों को उन्नत और संतुलित उर्वरक उपयोग के लाभों के बारे में बताकर उनको लाभों के साथ जोड़ना। एनपीके और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की विनिंग टीम, मुख्य फोकस होगा कि पीपीएल के एनपीके और जैविक उर्वरकों के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना। संकल्पना है जैसे क्रिकेट में टीम वर्क सफलता की कुंजी है, वैसे ही खेती में संतुलित पोषक तत्वों का संयोजन होना सफलता का आधार है। किसानों को यह समझाना कि खेत में हर पोषक तत्व का अपना महत्व है, जैसे टीम में हर खिलाड़ी का योगदान आवश्यक होता है वैसे ही हर तत्व का होना भी जरूरी है खेत में। संतुलित उर्वरक उपयोग यह किसानों को केवल नाइट्रोजन यानी कि यूरिया पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित पोषण अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। सतत कृषि का समर्थन, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना। किसान सशक्तिकरण, क्रिकेट जैसे जनप्रिय माध्यम के जरिए तकनीकी कृषि जो जानकारी को सरलतम रूप से समझाने योग्य बनाया जाएगा ताकि किसान और उनकी जो भी खेती करने वाले रहे हैं उन सभी को कृषि को लेकर के जागरूक किया जा सके। आधुनिक कृषि किस तरीके से की जाए उसके प्रति जागरूक करने। सतत कृषि उर्वरक प्रबंधन सरकारी योजना, कृषि जागरूकता में सार्वजनिक हस्तियों की भूमिका, इसकी बात होगी। अब देखिए यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। अब इसके बाद भारतीय मूल के जो हाशमी वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए तो इनके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय और अमेरिकी राजनीति दोनों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण रहा है जब भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी इसके लिए चुनाव जीत करके आई हैं। जो हाशमी जी को वर्जीनिया की उपराज्यपाल का चुनाव होने पर वहां पर जीत मिली और वह चुनाव जीत चुकी हैं। इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई। 61 वर्षीय हाशमी ने जो वोटिंग पाई है वह 54.2% यानी कि 14,65,634 वोट प्राप्त कर निर्णायक जीत दर्ज की, जबकि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी जॉन रीड को 12,32,242 वोट ही मिले तो वह कहीं दूर है, यानी कि उनको जीत से दूर रहना पड़ गया। प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा, जो गजाला हाशमी का जन्म भारत में हुआ था और उनका बचपन अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में भी था, जहां उनके पिता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से स्नातक बीए किया तथा एमोरी यूनिवर्सिटी से अमेरिकन लिटरेचर में पीएचडी प्राप्त की। वर्ष 1991 में वह वर्जीनिया में बस गई और लगभग 3 दशकों तक शिक्षण कार्य में रही। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड
और रेनॉल्ड्स कम्युनिटी कॉलेज में अध्यापन किया। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग की स्थापना की। अब देखिए, नवाचार करेंगे, कुछ नया करेंगे तभी तो पहचान बनेगी ना। राजनीतिक सफर की प्रमुख उपलब्धियां: 2019 वर्जीनिया स्टेट सीनेट के लिए चुनी गई। उन्होंने एक रिपब्लिकन प्रधान सीट को पलटकर डेमोक्रेटिक बहुमत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2024 में उन्हें सीनेट एजुकेशन एंड हेल्थ कम्युनिटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया और यह उनकी नीति निर्माण क्षमता और नेतृत्व का प्रतीक बना। 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई, जिससे वे पहली मुस्लिम प्रवासी महिला और साथ ही साथ अगर आप देखें तो दक्षिण एशियाई अमेरिकी के रूप में कई ऐतिहासिक बाधाएं तोड़ने वाले नेता बन चुके हैं। उनकी जीत ने भारतीय अमेरिकी समुदाय की राजनीति में प्रभावशीलता और अमेरिकी लोकतंत्र में विविध प्रतिनिधित्व को एक नया आयाम दिया है। अब ये दिखाता है कि भारतीय वहाँ पर कितने हैं। चुनाव 2025 में जो हुआ, एक ऐतिहासिक जीत। हाशमी का चुनाव अभियान प्रगतिशील मुद्दों पर केंद्रित रहा है, जिसमें सार्वजनिक शिक्षा और शिक्षकों का समर्थन करना, सस्ती स्वास्थ्य सेवा को और महिलाओं के प्रजनन अधिकार की रक्षा करना, बंदूक हिंसा को रोकना, मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा की जाए, पर्यावरण न्याय, इन्वायरमेंटल जस्टिस और आवास समानता। मेरे साथियों, इनकी विचारधारा से साफ स्पष्ट हो रहा है कि इनको शांति चाहिए। भारत की अपनी जो संस्कृति है उसी को लेकर के चलते हुए दिखाई दे रही हैं। यही तो गर्व महसूस करवाता है कि हम भारतीय हैं। दूसरी बात, अगर ये इस तरीके की और भारतीय मूल की हैं तो यूपीएससी इस विचारधारा वाले व्यक्तित्व के बारे में 100% यहाँ से प्रश्न बनाने वाला है। तो मेरे साथियों, इसको पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा। 79% वोटों की गिनती तक हाशमी ने स्थिर बढ़त बनाए रखी और अंततः चुनाव वर्जीनिया के सबसे चर्चित राज्यव्यापी मुकाबलों में से एक बन गया। यह चुनाव न केवल एक महिला और प्रवासी की सफलता का प्रतीक है, बल्कि अमेरिका में समावेशी लोकतंत्र और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में बढ़ते कदमों को भी दर्शा रहे हैं। अमेरिकी भी चाहते हैं कि भैया इन जैसे लोगों को आना चाहिए राजनीति। अब कहाँ से आएगा? तो प्रवासी भारतीय समुदाय से, महिला नेतृत्व से, विविधता से, डाइवर्सिटी से, लोकतंत्र और अमेरिकी राजनीति में दक्षिण एशियाई प्रभाव, भारतीय मूल का प्रभाव, इनसे जोड़ करके यूपीएससी निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगा। द्विपक्षीय संबंधों से पूछ लेगा, इसलिए आप तैयार रहिएगा। गवर्नेंस में भी पूछा जा सकता है। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिलाइज चावल कर्नेल का पहला निर्यात किया गया है, उसके लिए बात करते हैं। भारत के कृषि निर्यात और पोषण मिशनों को प्रोत्साहन देते हुए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल को जो राइस है के निर्यात की सफलतापूर्वक सक्षम किए बना है। यह पहल दर्शाती है कि भारत अब उच्च गुणवत्ता, मूल्यवर्धित और पोषण केंद्रित खाद्य उत्पादों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। यह कदम भारत के वैश्विक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में योगदान के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। ऐसे में यह बात तो साफ होती है कि भारत अब सभी तरह से अपने आप को खोल करके प्रेजेंट कर रहा है विश्व के सामने। फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं? तो यह वे चावल है जो साधारण चावल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे आयरन, लौह, फोलिक एसिड और इसके बाद में विटामिन बी12 बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए फोर्टिफाइड चावल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रक्रिया, पोषक तत्वों को एक्सट्रूजन प्रक्रिया के माध्यम से चावल के आटे में मिलाया जाता है। इससे प्राकृतिक चावल के दानों जैसा आकार दिया जाता है और बाद में सामान्य चावल में निर्धारित अनुपात में मिलाया जाता है। पोषण
मूल्य में जो उल्लेखनीय वृद्धि विशेषकर कमजोर और गरीब आबादी के में कुपोषण से लड़ने में सहायक हैं। जो माल न्यूट्रिशन है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें आपको सुविधाजनक हो पाएगा। निर्यात पहल की मुख्य विशेषता, एम या एस स्पेंस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा इसको निर्यात किया गया निर्यातक बना। निर्यात की मात्रा 20 ट्रिलियन है। कहाँ पर गया है तो पापुआ न्यू गिनी में गया है। और एपीडा जो जिसे हम कहते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसको चलाया गया पहल, उसने समन्वय किया बीच में। छत्तीसगढ़ सरकार और राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा इसका सहयोग किया गया है। यह निर्यात भारत की पोषण उन्मुख कृषि उत्पादों में बढ़ती भूमिका और फोर्टिफाइड खाद्य समाधान के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थिति को दर्शाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ पर क्षेत्रीय प्रभाव, राज्य को फोर्टिफाइड चावल और खाद्य उत्पादों का प्रमुख निर्यातक केंद्र बनाने में सहायक होगा। किसानों, मिलर्स और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित होगा। राज्य की कृषि और औद्योगिक क्षमता और वैश्विक व्यापार में पहचान को और मजबूती मिलेगी। इसके बाद आपसे यूपीएससी में कहाँ से पूछेंगे बिंदु, तो वह है कृषि निर्यात, पोषण सुरक्षा, मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादन, भारत की वैश्विक आपूर्ति रणनीति और साथ में किसान सशक्तिकरण। अब देखिए एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से प्रश्न आना ही है जीएस पेपर 3 में। इसके बाद में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो निर्यात में कृषि विशेषकर तो भारतीय किसानों की भूमिका बन रही है। देखिए भारत ने लाइट टच निरीक्षण के साथ एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण किया। 5 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन जारी की है, जो देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए आवश्यक है। उपयोग और संचालन के लिए एक सिद्धांत आधारित और लाइट टच नियामक ढांचा प्रस्तुत करती हैं। यह ढांचा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत पेश किया गया है और इसका उद्देश्य नवाचार, जोखिम नियंत्रण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नीति दिशा प्रदान करना है। ढांचे की प्रमुख विशेषताएं, 7 मूलभूत सिद्धांत एआई गवर्नेंस के लिए दस्तावेज में निम्न मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं। एआई प्रणाली में विश्वास, जन प्रथम दृष्टिकोण, संयम से अधिक नवाचार, न्याय और समानता, ये सारी बातें इसमें आएगी। जवाबदेही, समझने योग्य डिजाइन, सुरक्षा, दृढ़ता और स्थिरता। 3 स्तरीय परियोजनाएं कौन कौन सी है? 3 लेयर वाली, टीयर वाली। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए, जिसमें कंप्यूटर और डेटा एक्सेस का विस्तार किया जाना है। स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल्स का समर्थन देना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई में एआई का एकीकरण करना, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए आप संस्थागत ढांचा, एआई गवर्नेंस ग्रुप नीति समन्वय के लिए है। टेक्नोलॉजी और पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी रणनीतिक सलाह के लिए बनाई गई हैं। एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो कि जोखिम मूल्यांकन, मानकीकरण और वैश्विक सहयोग के लिए हैं। क्षेत्र विशिष्ट नियामक, विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसका कार्य किया जाता है। इसके बाद में आगे देखिए लाइट टच विनियमन। जो लाइट टच विनियमन में क्या होगा, यह नए कड़े कानूनों की, कपड़े गलती से निकले सॉरी उसके लिए, नए जो कानून बनाने वो भी कठिनतम स्तर के कड़े कानूनों की बजाय मौजूदा कानून ढांचों का ही उपयोग करना। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे सर बहुत जरूरी होता है, एआई है तो कड़े कानून बनाइए और कठोरतम नीति अपनाइए ताकि इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके। अरे हमारे पास जो कानून है उनका अनुपालन हो जाए, बहुत बड़ी बात है, उन्हीं से काम चल जाएगा अगर उनका अनुपालन सही से कर लिया तो। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और स्वैच्छिक सुरक्षा उपाय को बढ़ावा देना। मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने इसे नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने वाला
संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण बताया है। ये वक्तव्य याद रखना, संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण, SN कृष्णन का कहना है, मंत्रालय के सचिव का। अब यूपीएससी के लिए उपयोगी बिंदु विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा है, डिजिटल नीति और शासन से जुड़ा है, नवाचार और जोखिम से है, और AI से आ गया, साइंस एंड टेक में जुड़ करके आना निश्चित है। AI का यह भारत में AI से सुरक्षित और नैतिक समावेशी विकास को सुनिश्चित करती है। इसके यहाँ से पूछा जा सकता है लाइट टच क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं। इसके बाद में हमारी आन बान शान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं। PM मोदी साल भर चलने वाले समारोह की करेंगे शुरुआत। इसी अवसर पर मैंने एक कविता लिखी है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों। इस कविता को मैं कविता पढ़ के सुनाता हूँ। ये कविता आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र गीत है, उसको लेकर के मैंने भी एक मतलब कल ही कविता लिखी थी, उसको मैं आपको सुनाने के लिए लेके लाया हूँ, लिख करके। 2 मिनट रुकिए, निकाल रहा हूँ इसको। हाँ, वंदे मातरम, माँ की वह आवाज़ जो अमर है। टाइटल है मेरा वंदे मातरम, माँ की वह आवाज़ जो अमर है। जरा ध्यान से सुनिएगा साथियों। वंदे मातरम यह शब्द नहीं, इतिहास की सांसें। वंदे मातरम यह शब्द नहीं, इतिहास की सांसें। यह गीत नहीं, राष्ट्र की पहचान है। जब बंकिम के कलम चली थी, जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि जब बंकिम की कलम चली थी तो शाही में लहू नहीं, आस्था बह रही थी। उस सन 1875 का वह वक्त, कि सन 1875 का वह वक्त जब भारत मौन था और माँ विवश थी। उस मौन में गुंज एक स्वर वंदे मातरम, मानो कोई सोई हुई आत्मा ने पहली बार अपने ही नाम को पुकार लिया हो। फिर देखते ही देखते यह स्वर गांव गांव शहर शहर पहुंच गया। कभी क्रांति के शंख की तरह, कभी क्रांति के शंख की तरह, कभी गीत के आंचल की तरह। यह गीत चलता गया, चलता। सन 1905 में बंगाल टूटा, सन 1905 में बंगाल टूटा, तब यही स्वर जोड़ा दिलों को, तब यही गीत यही स्वर जोड़ा दिलों को। जब जलियांवाला बाग में रक्त बहा, जब जलियांवाले बाग में रक्त बहा, तो यही स्वर बना प्रतिकार। वंदे मातरम वह पुकार है जो सैनिक के होठों से नहीं, जो वंदे मातरम वह पुकार है जो सैनिक के होठों से नहीं, उनके हृदय से निकलती है। वह गीत है, यह वह गीत है जो झंडे की लहर में गूंजता है। वह गीत है जो झंडे की लहर में गूंजता है। वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव करती है, जो हर असंभव को संभव करती है। 150 वर्ष बीते कि 150 वर्ष बीते, पर यह गीत बूढ़ा ना हुआ, क्योंकि माँ कभी बूढ़ी नहीं होती। उसके आंचल की खुशबू आज भी, कि उसके आंचल की खुशबू आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी तब थी जब वह पहली बार ये शब्द जन्मे थे। आगे लिखी हुई कुछ और लाइन जरा सुनिएगा। आज जब हम कहते हैं वंदे मातरम, तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, हमारी जड़ें हिलती हैं, हमारी मिट्टी मुस्कुराती है। कि आज जब हम कहते वंदे मातरम, तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, हमारी जड़ें हिलती है, हमारी मिट्टी मुस्कुराती है। यह गीत है हर खेत की हरियाली का, यह गीत है हर खेत की हरियाली का, हर नदी की लहर का, हर बच्चे की मासूम हंसी का। वंदे मातरम, माँ तेरे चरणों में प्रणाम। वंदे मातरम, माँ तेरे चरणों में प्रणाम। तेरे गीत में हमारी पहचान, कि तेरे गीत में हमारी पहचान। तेरी माटी में ही हमारी कहानी, तेरी माटी में ही हमारी कहानी, और तेरी गोद में ही भारत की अमर गाथा विद्यमान, भारत की अमर गाथा विद्यमान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, ये मैंने अपने स्तर से लिखने का प्रयास किया था। खैर, आप सभी कैसी क्या लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। जब हमारे इस गर्वान्वित करने वाले इस राष्ट्रीय गीत को 150 वर्ष पूरे हुए, तो ऐसा लगा अंदर से कुछ किया जाए। तो कल इसी के ऊपर हमने
ने ये किया और कविता फॉर्मेट में इसको लिखने का प्रयास किया। अच्छा लगे तो बताइए कमेंट करके कैसा लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वंदे मातरम के ऊपर क्या क्या प्रोग्राम भारत सरकार चलाने जा रही है। 150 वर्ष हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देशभक्ति, गर्व और एकता का प्रतीक है। कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। वर्ष 2025 में यह गीत अपने 150 वर्ष पूरे करेगा, जो इसकी अमर विरासत और भारत की राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा भावनात्मक संबंध का उत्सव मनाता है। 7 नवंबर 2025 इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अतिथि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। समारोह है 7 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक, 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलने वाला यह वर्ष भर चलेगा। यह प्रोग्राम उत्सव का प्रारंभ करेंगे जिसमें वंदे मातरम के सशक्त संदेश और संगीत परंपरा का सम्मान किया जाएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गीत की रचना 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। वह पहली बार यह गीत बांग्ला साहित्य पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ और 1882 में पुस्तक के रूप में आया। ब्रिटिश शासन के दौरान यह गीत भारत में जागरण, शक्ति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। इसमें भारत माता को देवी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के सम्मान ही क्या किया गया, मान्यता दिया गई, सम्मान दिया गया, प्रायोरिटी दी गई एक तरीके से। उत्सव की मुख्य झलकियां 7 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे देश भर को यह गान सुनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत की पारंपरिक कला और संगीत का प्रदर्शन होगा। विशेष प्रदर्शनी वंदे मातरम के 150 वर्ष की यात्रा, डॉक्टर मैसूर मंजी नाथ के नेतृत्व में 75 कलाकारों द्वारा लाइव प्रदर्शन, लघु वृत्तचित्र, गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने वाला, डाक टिकट और सिक्के, स्मारक विमोचन के लिए प्रधानमंत्री का संबोधन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वक्तव्य, देशव्यापी सामूहिक वंदे मातरम का गान करेंगे। देशव्यापी सहभागिता और डिजिटल अभियान, सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मंत्रालय और सरकारी विभाग अपने कार्यालय परिसरों में सुबह 10 बजे सामूहिक गान करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन विद्यालयों और महाविद्यालयों में सीधे प्रसारित होगा। डिजिटल अभियान www.vandematram150in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आधिकारिक पोस्टर, बैनर और सामग्री जो है प्रचार सामग्री, गीत के ऑडियो और बोल सामूहिक गायन के लिए काराओके विथ वंदे मातरम फीचर, जो कि लघु फिल्म और प्रदर्शनी है, उसके माध्यम से दिखाया जाएगा। 150वीं वर्षगांठ का महत्व, यह आयोजन केवल एक गीत का उत्सव नहीं बल्कि भारतीय एकता, विविधता और देशभक्ति का प्रतीक है। वंदे मातरम ने पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा, साहस और समर्पण की प्रेरणा दी है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ाती हैं। 150 वर्ष पूरे होने पर भारत उस गीत की भावनाओं को नमन कर रहा है जो आज भी स्वतंत्रता, सम्मान और राष्ट्रीय गौरव के आदर्शों को जीवित रखना है। यूपीएससी की दृष्टि से संस्कृति और कला से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय प्रतीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का और सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर है। साथियों, मैंने जो अभी आपको एक कविता बताई है, बोली है, ये कविता आप इसमें पुट कर सकते हैं। अगर आपसे आंसर राइटिंग में लिखने को मिले मेंस में, तो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगला जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण है, वह है इंडिया QA ओपन AI का पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क भारतीय भाषाओं के साथ शुरू हुआ। तो ओपन AI ने 4 नवंबर 2025 को इंडिया QA, जो कि इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क नामक एक नया बहुभाषी और संस्कृति संवेदनशील बेंचमार्क लॉन्च किया है। यह बेंचमार्क आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का भारतीय भाषाओं में दिखाई दे रहा है पीछे बेंचमार्क इसमें, और ChatGPT का है। क्लियर समझ में आ रहा लोगों ओपन AI का। इसका उद्देश्य है यह मापना है कि AI मॉडल भारतीय भाषाओं, संदर्भों और सांस्कृतिक सूक्ष्मताओं को कितनी प्रभावी तरह से समझ और विश्लेषण कर सकते हैं। यह ओपन AI का पहला क्षेत्र
विशिष्ट बेंचमार्क और भारत चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बाजार है। इंडिया क्यूए क्या है? क्यूए का पूरा नाम है क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क, इंडिया क्वेश्चन आंसर बेंचमार्क। इसमें कुल 2278 प्रश्न शामिल है जो 11 भारतीय भाषाओं में शामिल तैयार किए गए। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, मराठी, मलयालम, तमिल, बंगाली, तेलुगु। यह बेंचमार्क 10 प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों को कवर करेगा। कानून और नैतिकता, वास्तुकला और डिजाइन, भोजन और परंपरा, दैनिक जीवन, धर्म और आध्यात्मिक, खेल, साहित्य, मीडिया, कला एवं संस्कृति और इतिहास। इसका विकास 261 विशेषज्ञों की सहभागिता से जुड़ा है, जिनमें विद्वान, पत्रकार, भाषाविद, कलाकार और विषय विशेषज्ञ शामिल थे। इंडिया क्यूए कैसे काम करता है? इंडिया क्यूए एक रूब्रिक आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर कार्य करता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विशेषज्ञों द्वारा मानदंड निर्धारित किए जाते हैं और ये हर मानदंड को वजन दिया जाता है, मतलब एक पॉइंट दिया जाता है। एक मॉडल आधारित ग्रेटर एआई मॉडल के उत्तरों की तुलना इन मानदंडों से करता है और अंतिम स्कोर निर्धारित करेगा। सभी प्रश्नों का परीक्षण जो जीपीटी 4o, जीपीटी 4.5, जीपीटी 5 और ओपन एआई O3 जैसे प्रमुख एआई मॉडलों पर किया गया, ताकि बेंचमार्क की एडवांस जो वर्जन है उसका एडवांस वाला उसको दे सके। एडवाइजरली रोबोट जो रोबोट्सनेस हैं उसको देखा जा सके कि किस तरीके से ये ऑटोमेटिकली काम कर पाएगा। चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के प्रति मजबूती सुनिश्चित की जा सके। इसका कारण यही है। बेंचमार्क प्रदर्शन प्रमुख मॉडल की तुलना, जीपीटी 5 जो थिंकिंग हाई जो 34.9% है और यह सबसे एआई में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। जीपीटी 5 जो सबसे हाई है 34.9% सर्वोच्च प्रदर्शन है इसका। जेमिनी प्रो जो है 2.5 प्रो थिंकिंग का वह 34.3 है। जेमिनी का 2.5 फ्लैश थिंकिंग का है 29.7%। ग्रोक 4 का 28.5। ओपन एआई 3o हाई का है 28.1। जीपीटी 4o जो 20.3%। जीपीटी 4 टर्बो जो कि 12.1 है। भाषावार प्रदर्शन, जीपीटी 5 ने हिंदी में 45%, इंग्लिश में 44% सर्वोत्तम परिणाम दिए, जबकि बंगाली और तेलुगु में सबसे कम प्रदर्शन दर्ज किया गया, जो इन भाषाओं की लिपि और डेटा सेट सीमाओं को दर्शाता है। इंडिया क्यूए का उद्देश्य और उपयोगिता, यह एक विभिन्न मॉडल बेंचमार्क है, यानी विभिन्न भाषाओं के बीच तुलना के बजाय एक ही मॉडल की प्रगति को समय के साथ मापने के लिए बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य एआई मॉडलों को भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में समझने की क्षमता को मजबूत करना। इससे भारत में भाषा आधारित एआई नवाचार को गति मिलेगी और लोकलाइज्ड डिजिटल समाधान विकसित हो करने में मदद मिलेगी। अब यूपीएससी दृष्टि में देखिए, साइंस एंड टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भारत के द्वारा किया जा रहा है, भारतीय भाषा का आना, भारतीय भाषा में इसको लोगो जारी होना अपने आप में महत्व रखता है। 100% इस टॉपिक से भी प्रश्न आपको मिलेगा। 7 नवंबर को निसार उपग्रह के परिचालन शुरू करने की घोषणा की जाएगी। 7 नवंबर 2025 को निसार उपग्रह को पूर्ण रूप से परिचालन घोषित किया जाएगा, जो भारत और अमेरिका के बीच अब तक का सबसे उन्नत संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन पृथ्वी अवलोकन, पर्यावरण अध्ययन, जलवायु परिवर्तन, कृषि निगरानी में एक नई दिशा स्थापित करेगा। क्यों नहीं आएगा साइंस एंड टेक से प्रश्न भैया भर भर के? डेली तो साइंस एंड टेक से कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अभी हमने एआई से आज ही 2 तो देख लिया और साइंस एंड टेक में तीसरा आ गया फिर निसार का। निसार विश्व का पहला उपग्रह है जिसमें दोहरी सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक जो का उपयोग किया गया है। इसमें एल बैंड रडार जो कि नासा द्वारा निर्मित है और एस बैंड रडार इसरो द्वारा निर्मित है, दोनों शामिल है। इसे 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्यान रखना 30 जुलाई 2025 और श्रीहरिकोटा के सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र से GSLV रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह सूर्य सिंक्रोन ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करता है और 12 दिन में पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण करेगा। अब इसका सर्वेक्षण प्रारंभ करने जा रहे हैं, ध्यान रखना, छोड़ तो हमने कभी दिया है।
तकनीकी विशेषता और कार्यप्रणाली। एल बैंड जो है रडार वह 1.2 GHz की आवृत्ति पर गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर कार्य करता है, जो घने वनावरण, मिट्टी की नमी और जैव भार जैसे पहलुओं को मापने में सक्षम है। एस बैंड रडार 3 GHz की आवृत्ति पर कार्य करता है, जो कृषि, घास भूमि और फसल पैटर्न का विश्लेषण कर सकता है। दोनों रडार बादलों, वर्षा या अंधकार जैसी परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं, जिससे यह उपग्रह 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन लगातार डेटा उपलब्ध कराने में सक्षम है। क्योंकि इधर जो इसका जो बैंड रडार है एस वाली वह 3 गीगाहर्ट्ज है और एल की जो है 1.2 गीगाहर्ट्ज है, तो काफ़ी है दोनों की। भारत के लिए निसार का महत्व। रणनीतिक दृष्टि से निसार भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई देता है और वैश्विक रडार आधारित पृथ्वी अवलोकन में भारत को अग्रणी बनाता है। आत्मनिर्भर अंतरिक्ष को बल इस मिशन का एस बैंड रडार और प्रक्षेपण प्रणाली पूरी तरह भारत द्वारा विकसित की गई है। राष्ट्रीय विकास में योगदान। भूमि अवनयन, तटीय अपर्दन, वन स्वास्थ्य, शहरी विस्तार और कृषि निगरानी में इसका डेटा जो है नीतिगत योजना के लिए उपयोगी होगा। आपदा प्रबंधन में उपयोगी। यह भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसे आपदाओं की पूर्व चेतावनी दे करके प्रभावी आकलन करने में मदद करेगा। कृषि एवं जल संसाधन निगरानी। यह मिट्टी की नमी, सिंचाई पैटर्न, जल की स्थिति और ग्लेशियर पिघलाव की निगरानी में भी हमारे लिए सहयोग होगा, सहायता करेगा। जलवायु परिवर्तन अध्ययन। यह हिम चादर की गति, कार्बन चक्र और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के विश्लेषण में वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी रहेगा। अब तक की उपलब्धियां। नवंबर 2025 तक इन सभी ऑर्बिट कैलिब्रेशन पूरा किया जा चुके हैं। इसरो प्रमुख श्री वी नारायण ने इसे असाधारण डेटा उत्पादक बताया है। 7 नवंबर 2025 को वैश्विक वैज्ञानिक उपयोग के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया। तैयार हैं भारत की आगामी अंतरिक्ष योजनाओं से संबंध। निसार मिशन भारत की व्यापक अंतरिक्ष दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें आने वाले वर्षों में गगनयान का पहला मानव रहित मिशन जनवरी 2026 में लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में ही स्थापित करने का किया जाएगा। 2035 तक पूर्ण 5 मॉड्यूल स्पेस स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 28 में पहला मॉड्यूल भेजा जाएगा, लेकिन 2035 तक 5 मॉड्यूल भेज करके पूर्णतः अंतरिक्ष स्टेशन अपनी खुद की भारत की अपनी अंतरिक्ष स्टेशन होगी। IIS इंडियन इंटरनेशनल की तरह, मतलब अंतरिक्ष का है तो उससे जोड़ करके आएगा। खैर, इसके बाद अपना यूपीएससी दृष्टि से तो निसार का महत्व। नासा और इसरो के बीच में सहयोग है, भारत और अमेरिका के संबंध से जुड़ा है। और ये जो आपका जो बैंड है, द्विबैंड है सार, जो जिसमें एल बैंड और एस बैंड है, दोनों का महत्व है, दोनों के बारे में पूछेगा। इसके बाद 12 दिन पृथ्वी का संपूर्ण डेटा भेजेगा ये। 7 नवंबर को इसको परिचालन तिथि घोषित की गई है। सूक्ष्म परिवर्तनों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना दिवस 2025 वर्ष 2025 के एयर फोर्स डे का थीम था एयर पावर बियॉन्ड जो बाउंड्रीज, यानी कि सीमाओं से परे वायुसेना, जो आधुनिक तकनीक, संयुक्त संचालन और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को दर्शाती है। मुख्य आयोजन इस वर्ष ग्वालियर एयरबेस मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जहां अत्याधुनिक विमान, हेलीकॉप्टर और वायुसेना के विशेष बलों द्वारा भव्य एयर शो प्रस्तुत किया गया। भारतीय वायुसेना की जो मुख्य झलकियां कौन कौन सी है? भारतीय वायुसेना की महिला लड़ाकू पायलटों ने विशेष भागीदारी की, जिससे नारी शक्ति की भूमिका और सशक्त हुई। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और राफेल जेट्स ने शानदार हवाई प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि वायुसेना भविष्य की एरोस्पेस फोर्स बनने की दिशा में अग्रसर है। इस समारोह में वायुसेना के शौर्य पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया है। वायुसेना का आधुनिक स्वरूप। भारतीय वायुसेना आज विश्व की सबसे शक्तिशाली वायुसेना
वायुसेनाओं में से एक हैं जो नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस बेस्ड ऑपरेशंस की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वायुसेना की ताकत में शामिल राफेल, तेजस, मिग-29, सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोबल मास्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर जो जैसे रणनीतिक परिवहन साधन, आकाश अस्त्र, ब्रह्मोस मिसाइलें जैसे अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां हैं। आत्मनिर्भर भारत और वायुसेना वायुसेना ने मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी उत्पादों पर जोर दिया है। तेजस मार्क 1A C 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असेंबल और उन्नत हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रम भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को गति दे रही हैं। साथ ही आकाश टीटी और अस्त्र 2 जैसी मिसाइलें परियोजनाएं रक्षा अनुसंधान में भारत की क्षमता का और प्रदर्शन बढ़ा रही हैं। रणनीतिक महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति, वायुसेना भारतीय सीमाओं की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया में सक्षम है। आपदा प्रबंधन में, भूकंप, बाढ़ राहत अभियानों में वायुसेना की अपनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक साझेदारी, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास से सहयोग बढ़ा है। भविष्य की दिशा, अंतरिक्ष आधारित रक्षा प्रणाली और हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की दिशा में भारत का ध्यान केंद्रित है। यूपीएससी में सबसे पहले तो कब मनाया, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज स्थापना वर्ष जो कि आज बराबर 1 महीना हो गया, आज 8 नवंबर है। हाँ, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो बराबर 1 महीने बाद हमने ये खबर कवर की है। स्थापना वर्ष 1932, 2025 थीम एयरफोर्स बियॉन्ड बाउंड्रीज, बाउंड्री के पार भी वायुसेना। आयोजन स्थल जो कि ग्वालियर एयरबेस, मध्य प्रदेश। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग और वैश्विक सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देना यह महत्व है। चलिए वन लाइनर फैक्ट की बात करते हैं। राहुल द्रविड़ को 5 नवंबर 2025 को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का। गजाला हामाशी किस राज्य की उपराज्यपाल चुनी गई? तो वर्जीनिया की चुनी गई है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने से कितने मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल का निर्यात किया गया? तो 20 ट्रिलियन टन पापुआ न्यू गिनी को निर्यात किया है ना। इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन किस तारीख को जारी किया गया? तो 5 नवंबर को इंडिया AI गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इसके बाद में वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन 7 नवंबर 2025 को कहाँ किया गया है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली से किया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंडिया QI इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो OpenAI ने लॉन्च किया है ChatGPT। निसार उपग्रह मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रयास है? नासा और इसरो का। अगली खबर है, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना कौन सी है? तेजस मार्क 1A। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट्स जो कि हमारे वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ के साथ खेती का गेम चेंजर के अतिरिक्त दूसरा राष्ट्रीय अभियान कौन सा शुरू किया है? NPK और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की विनिंग टीम के रूप में। उपराज्यपाल गजाला हाशमी का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन अमेरिका के किस राज्य में? तो जॉर्जिया में बीता है। फोर्टिफाइड चावल में लौह और फोलिक एसिड के अलावा कौन सा आवश्यक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाया जाता है? विटामिन B12। इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन किस मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत जारी की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत के AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क में जोखिम मूल्यांकन और मानकीकरण के लिए कौन सी नई संस्था कार्य करेगी? तो AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो बंग दर्शन में हुआ था। स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के
सम्मान 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 किस तारीख को दिया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले। इंडिया QA बेंचमार्क में कुल कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं, जिसके लिए 2278 प्रश्न तैयार किए गए? तो 11 भारतीय भाषाएं हैं। इंडिया QA बेंचमार्क पर परीक्षण किए गए मॉडलों में से किस मॉडल में ने हिंदी और इंग्लिश में सर्वोत्तम 45% प्रदर्शन दिया है? तो हिंदी और इंग्लिश में GPT-5 जो है वह चैट GPT वाला जो GPT-5 वर्जन है उसमें। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के अनुसार भारतीय वायुसेना भविष्य में किस प्रकार की फोर्स बनाने की दिशा में अग्रसर है? एयरफोर्स स्पेस में है। तो ये रही हमारी 8 नवंबर 2025 की संपूर्ण करंट अफेयर। हमने जानी, जो पीछे छूट गई थी उसको भी कवर किए। साथियों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि यह खबरें, ये जो करंट अफेयर का सेशन है यूपीएससी की दृष्टि से और स्टेट PSC और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास है। इसका आप जो इसके उपयोगिता को आप तब समझ पाएंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, इस क्लास को सुनकर गए होंगे, वहाँ आपने देखी होगी, नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर। तो जब आप वहाँ देखेंगे कि आप जो पढ़ के आए हैं वो तो पेपर में मैच कर रहा है, आपकी सिलेक्शन वाली लिस्ट में आपका नाम मिलेगा, उस दिन इसकी अहमियत समझ में आएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।